हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी का संघ और इसके राज्य क्षेत्र स्टार्ट। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यद्यपि यह संविधान संरचना की दृष्टि से फेडरल हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे संघ कहा है। भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति संघ की इकाइयों के बीच परस्पर करार का परिणाम नहीं है। साथ ही राज्यों को स्वेच्छानुसार परिसंघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। नए राज्यों की स्थापना। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद ऐसे निर्बंधों और शर्तों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहली शक्ति प्राप्त है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। समझ लो कौन कौन सी शक्ति बताई है? पहली शक्ति बताई है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, यानी कि ये सपोज हमारा वो है, क्या नाम है, हमारा एरिया है। इसमें अगर किसी को शामिल करना है, किसी और बाहर के स्टेट को, जैसे बांग्लादेश की कोई ज़मीन शामिल करनी है, तो हम इसमें एक शक्ति ये हो गई नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। जैसे राज्य जम्मू कश्मीर, वो लद्दाख वगैरह नया बना दिए दोबारा, तो जो शामिल किया है उसको नया राज्य घोषित कर सकते, नया राज्य बना सकते हैं। इसी शक्ति के अनुसार उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब बने हैं। नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। भारतीय संविधान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं को बिना उनकी सहमति एवं सम्मति के परिवर्तित करने का अधिकार संसद प्रदान करता है। संसद सामान्य बहुमत से कानून बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसी विधि बनाने की निम्नलिखित शर्तें। प्रथम, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमंडल को विधेयक विचारार्थ भेजेगा। विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस कर देगा। किंतु जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक उस राज्य के विधानमंडल की सम्मति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला क्या है? किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए कोई भी राज्य है, ये राज्य है, इसकी अगर हम सीमा में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं या फिर कुछ भी नाम में परिवर्तन करते हैं, तो विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बिना इसके सिफारिश के विधेयक को जो है राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होगी। दूसरा, यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है तो राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमंडल को विधेयक विचारार्थ भेजेगा। विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस कर देगा। किंतु जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने, उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक उस राज्य के विधानमंडल की सम्मति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को एक विदेशी राज्य को दे सकती है? संविधान अनुच्छेद 2 और 3 के उपबंधों का निर्वाचन करते हुए न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक पुनर्वियोजन की व्यवस्था करता है। अतएव किसी ऐसे करार को जिसके अंतर्गत किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है, केवल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक साधारण विधि बनाकर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। नए भूभाग को अर्जित करने और अपने भूभाग का अध्यापन करने की शक्ति संप्रभुता का आवश्यक अंग है। भारत एक संप्रभुत्व
सार्वभौमता संपन्न राष्ट्र है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन उसे अपने भूभाग अर्पित करने और अर्जित करने की शक्ति प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित कर ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया था। ऐसे राज्यों की कुल संख्या 9 थी। असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत एवं पश्चिम बंगाल। कुल 275 देशी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित कर बी श्रेणी प्रदान किया गया। इनकी कुल संख्या 9 थी, यथा हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रवानकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश। फिर आ जाते हैं सी श्रेणी के अंतर्गत 61 देशी रियासतों को एकीकृत किया गया था। 10 राज्य बनाए गए, यथा अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, कूच, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। डी श्रेणी के राज्य के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। अब आ जाते हैं भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर राज्य का गठन सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में किया गया। इस राज्य का गठन तेलुगु भाषा बोलने वाली जनता को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। कौन सी? जो तेलुगु बोलते हैं। उनको संतुष्ट करने के लिए किया गया था इनका गठन। इससे पूर्व तेलुगु भाषी लोगों ने लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में उनके नेता पोटी श्री रामालू का 56 दिवसीय भूख हड़ताल के उपरांत निधन हो गया और सरकार ने विवश होकर उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के फलस्वरूप देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। अतः 22 दिसंबर 1953 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग गठित करने की घोषणा की। इसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पाणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू। आयोग ने संपूर्ण देश को 16 राज्यों तथा 3 केंद्र प्रदेशित क्षेत्रों में बांटने की सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। बाईस दिसंबर 1953 को किसके नेतृत्व में बनी थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फजल अली के नेतृत्व में इस आयोग को गठित किया गया था। इनके कौन कौन से सदस्य थे? अन्य 2 सदस्य के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने क्या कहा कि 16 राज्यों और 3 केंद्र प्रशासित, ये कुछ गलत लिखा है, 3 केंद्र प्रदेशित प्रदेशों में क्षेत्रों में बांटने की सिफारिश की। 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत 14 राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है। 1960 में बम्बई राज्य को 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप राज्यों की संख्या 15 हो गई। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन के फलस्वरूप अप्रैल 1966 में सरकार ने शाह आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया गया। पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक भाषीय राज्य पंजाब का गठन किया गया, जबकि हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर हरियाणा राज्य बनाया गया। पंजाब के सभी पहाड़ी क्षेत्र, उनके साथ लगने वाले संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए। 1969 में असम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर एक नए राज्य मेघालय का गठन किया गया। 1971 में केंद्रीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 1972 में त्रिपुरा तथा मणिपुर के केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के फलस्वरूप केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के फलस्वरूप राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। ठीक है। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारत का 22वां राज्य बन गया। इससे पूर्व सिक्किम को सह राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 1986 में मिजोरम को राज्य के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया, परंतु इसे राज्य का दर्जा फरवरी 1987 में दिया गया। यह भारत का 23वां राज्य बना। उसी वर्ष अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दिया गया। यह देश का 24वां राज्य बना।
मई 1987 में गोवा को केंद्र प्रदेशित क्षेत्र गोवा केंद्र शासित क्षेत्र गोवा, दमन एवं दीव से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन व दीव केंद्र शासित क्षेत्र बने रहे। गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। 25वां कौन बन गया? गोवा। सन 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, यानी कि अब उत्तराखंड का गठन किया गया। इसके फलस्वरूप भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। इसी प्रकार 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। इस समय भारत में कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में दी गई परिभाषा के अनुसार जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का 15वां राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य को 1950 में यथा प्रख्यापित भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग ख राज्य में सम्मिलित किया गया, किंतु भाग ख राज्यों को लागू संविधान के वे सभी उपबंध जो पहली अनुसूची से संबंधित राज्यों को लागू होते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। भारत के संविधान में राज्यों के संविधान का उपबंध किया गया है, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान कर उससे अपने राज्य का संविधान स्वयं बनाने की अनुमति दी गई है, जो क्या था 370 से दिया गया है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि राज्य के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए यह अंतिम रूप से अवधारित करेंगे कि राज्य का संविधान क्या होगा और भारत संघ की उसमें क्या उत्तराधिकारिता होगी। मतलब ये हो गया था, वहाँ का जो ज़मीन है वो तो हमने अपने हिस्से में मिला ली थी, भारत में मिला ली थी, पर वहाँ पे किस तरीके से संविधान होगा, ठीक है, कैसे नियम वगैरह होंगे, वो उन पर छोड़ दिया था, उन्हीं लोगों पर। उनकी केवल सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी थी, जिसका नाम दिया गया था 370 और 35A, ठीक है। इन दोनों को अब हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को भी हम ही देखते हैं कि हमारी संविधान लागू होता है, पूरे भारत पे एक ही संविधान है अब। जब भारत ने 1949 में अपने संविधान का निर्माण किया, तब यह स्वाभाविक था कि भारत सरकार की द्वैध मनोवृत्ति संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में प्रकट होती है। विलय के कार्य का असंदिग्ध रूप से विधिक प्रभाव देते हुए यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है, किंतु भारत के संविधान के अन्य उपबंधों को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लागू होने को एक प्रायोगिक आधार दिया गया और उसे राज्य की संविधान सभा के अंतिम अनुमोदन के अधीन रखा गया। संविधान में यह उपबंध भी किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 स्वमेव जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। अन्य अनुच्छेदों को लागू होना राज्य की सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाएगा। राज्य की संविधान सभा द्वारा 25 नवंबर 1957 को राज्य के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार और प्रवृत्त किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। यह संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को भारत संघ का अविभाज्य अंग घोषित करता है। यह संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर भी सम्मिलित है। इस संविधान के तहत राज्य की कार्यपालिका के प्रधान को सदर रियासत कहा जाता था, जो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था, किंतु 1965 में राज्य के संविधान में किए गए छठे संशोधन के बाद सदर रियासत का शेष भारतीय राज्यों के समान राज्यपाल कहा जाने लगा और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने लगा। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। विधानसभा में अधिकतम 100 सदस्य होंगे, जिनका प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता निर्वाचन करेगी, और 2 महिला सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करेगा। विधानसभा के 24 स्थान पाक अधिकृत कश्मीर में आते हैं। विधान परिषद में 36 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य के निवासियों में से किया जाएगा, जिनमें दोनों दूरवर्ती क्षेत्रों क्रमशः लद्दाख और कारगिल से न्यूनतम एक प्रतिनिधि होंगे। 11 सदस्य जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका चुनाव भी विधानसभा सदस्य करेंगे। शेष 14 सदस्य नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। राज्य की अपनी का न्यायपालिका होगी, जिसके शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य व 2 या अधिक न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा।
राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य के संविधान का संशोधन राज्य का विधानमंडल अपने प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित प्रस्ताव के द्वारा कर सकेगा, किंतु राज्य के संबंध में भारत संघ की आधिकारिकता को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन विधेयक को केवल भारतीय संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। राज्य के संविधान के अनुच्छेद 22(7) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई निवारक निरोध की विधि का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर कर दिया गया है। इन अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा क अनुच्छेद 352 और 360 के आपातकालीन प्रावधान राज्य की सहमति से ही उस पर लागू होंगे। केंद्र के निर्देशों के अनुपालन में असमर्थ रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 के अधीन राज्य के संबंध में यह जानने की शक्ति नहीं है कि राज्य सरकार शासन चलाने में असक्षम है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से सब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से राज्य की समस्त विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों में अपने हाथ में ले लेता है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। राज्य की संविधान सभा 25 नवंबर 1957 को राज्यों के संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार और प्रवृत्त किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत संघ का अविभाज्य अंग घोषित कर दिया। संविधान के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र में पाक अधिकृत कश्मीर भी सम्मिलित है। इस संविधान के तहत राज्य की कार्यपालिका के प्रधान सदर रियासत कहा जाता था, जो राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था। 1965 में राज्य के संविधान में किए गए छठे संशोधन के बाद सदर रियासत को शेष भारतीय राज्यों के समान राज्यपाल कहा जाने लगा। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने लगा। ठीक है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। विधानसभा में अधिकतम 100 सदस्य होंगे, जिनके प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता निर्वाचन करेगी, और 2 महिला सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करेगा। ठीक है। विधानसभा के 24 स्थान पाक अधिकृत कश्मीर में आते हैं। विधान परिषद में 36 सदस्य होंगे, जिनमें 11 का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य के निवासियों में किया जाएगा, जिनमें दोनों दूरवर्ती क्षेत्रों क्रमशः लद्दाख और कारगिल से न्यूनतम एक प्रतिनिधि होंगे। 11 सदस्य जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका चुनाव भी विधानसभा करेंगे। शेष 14 सदस्य नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते 5वां। राज्य की अपनी न्यायपालिका होगी, जिसके शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य व 2 या अधिक न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाएगा। राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्य के संविधान का संशोधन राज्य का विधानमंडल अपने प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से अलग पारित प्रस्ताव द्वारा कर सकेगा, किंतु राज्य के संबंध में भारत संघ की आधिकारिकता को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन विधेयक को केवल भारतीय संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। राज्य के संविधान के अनुच्छेद 22(7) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई निवारक निरोध की विधि का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर कर दिया गया है। इन अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 352, 360 के आपातकालीन प्रावधान राज्य की सहमति से ही लागू होंगे। केंद्र के निर्देशों के अनुपालन में असमर्थ रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 365 के अधीन राज्य के संबंध में यह जानने की शक्ति नहीं है कि राज्य सरकार शासन चलाने में असक्षम है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से राज्य की समस्त विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। अलग राज्यों की मांग एवं राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में समय समय पर पृथक राज्यों की मांग उठती रही है। इन मांगों को देखते हुए कई नए राज्यों का गठन भी किया गया। वर्तमान में बोडोलैंड, पूर्वांचल, मिथिलांचल, गोरखालैंड, हरित प्रदेश, विदर्भ एवं लद्दाख आदि राज्यों के गठन की मांग की जा रही है। इन राज्यों की मांग के पीछे कई कारण उत्तरदायी हैं।
सबसे पहले भारत में भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूहों का विकास हुआ है। विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के कारण आरंभ से ही यहाँ उपराष्ट्रीय तक के विकास की प्रवृत्ति रही है अतः सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की अभिव्यक्ति के लिए अलग राज्यों की मांग की जाती रही है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी विषमता रही है। यह विषमता राज्य स्तर पर भी देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप हम महाराष्ट्र को देखें, यहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र की तुलना में विदर्भ काफ़ी पिछड़ा हुआ है अतः क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नए राज्यों की मांग उठती रही है। भारत के कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण स्थानीय जनसंख्या के न केवल आर्थिक हित प्रभावित हुए हैं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बोडोलैंड की मांग के पीछे यह एक प्रमुख कारण है। भारत में हाल के वर्षों में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। यह क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता की भावनाओं को उभारते हैं। हर प्रदेश की मांग विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। फिर आ जाते हैं बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य। छोटे राज्य प्रशासनिक दृष्टि से अधिक कुशल एवं प्रभावी माने जाते हैं जबकि बड़े राज्य प्रशासनिक तामझाम के कारण लाल फीताशाही के शिकार हो जाते हैं। छोटे राज्यों के गठन से आर्थिक संसाधनों का उचित विदोहन संभव है जबकि बड़े राज्यों में यह संभव नहीं हो पाता। छोटे राज्यों के गठन से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना एवं कार्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। साथ ही विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। छोटे राज्यों के गठन के विरुद्ध तर्क। छोटे राज्यों के गठन के कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि में से आत्मनिर्भर न होने पर ये राज्य केंद्र पर बोझ बन जाते हैं। छोटे राज्यों के गठन से विखंडनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिल सकता है। इससे क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है एवं राज्यों के बीच आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं। छोटे राज्यों को विकास के पर्याय के रूप में देखना भी उचित प्रतीत नहीं होता। निसंदेह पंजाब एवं हरियाणा ने छोटे राज्य होने के कारण काफ़ी विकास किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ छोटे राज्य होने के बावजूद पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है यहीं पे समाप्त। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।